अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। इस लेक्चर में हम सॉल्व करते हैं चैप्टर 9 के प्रॉब्लम्स और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमिस्फेरिकल शेल ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी एंड इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमने सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो शेल हमारे पास इस तरीके से होता है जिसमें हमने क्या बनाना है, यानी जिसका इनर रेडियस R1 और आउटर रेडियस क्या है R2, और शेल जिसमें हमारे पास दूसरी बात है कांस्टेंट डेंसिटी है। तो सेंटर ऑफ मास अगर इस तरीके से z एक्सेस के में डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो x के लांग जितना होगा उतना माइनस x के लांग, इस तरीके से y के लांग तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं, तो y के लांग सेंटर ऑफ मास के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है वह 0 होंगे, x के लांग और माइनस x के लांग इक्वल है तो वो भी 0 होंगे क्योंकि प्लस x और माइनस x। लेकिन हमारे पास इसमें z के लांग डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम लिखेंगे z सी एम 1/m z इंटू डेल्टा m, और 1/m अगर मास डेंसिटी में कांस्टेंट हो तो बाहर नहीं, तो हम इसको इंटीग्रल के अंदर लिखेंगे, जो कि हमारे पास हम अंदर ही लिखेंगे क्योंकि ये जनरल फार्मूला है अगर मास कांस्टेंट हो। अगर मास कांस्टेंट नहीं है मास की डिस्ट्रीब्यूशन तो फिर दूसरी बात z इंटू डेल्टा m। मास क्या होता है, अगर मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो अगर हमारे पास यानी हमने स्मॉल पैच इसका लिया है जो कि क्या है डेल्टा v, तो डेल्टा m क्या होगा रो इंटू डेल्टा v, क्योंकि वो कहते हैं कांस्टेंट डेंसिटीज़, तो कांस्टेंट डेंसिटी रो इंटू डेल्टा v। और z हमारे पास क्या होगा, z हमारे पास अगर हम यहाँ पे कोई हाइट ले लें, ये कोई ऐसे एंगल थीटा है तो z कौन सा हाइट होगा, ये एक आर साइन थीटा, और ये वाला हाइट कौन सी होगी आर कॉस थीटा, जो वर्टिकल ये वाला कंपोनेंट ये वाला आर कॉस थीटा, तो z होगा आर कॉस थीटा। और डेल्टा v क्योंकि हमारे पास 3 डायमेंशनल तो इसका हमारे पास और ये आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई एंड डी आर, यानी जो इसका 3 डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट होगा इसमें हमारे पास डी आर ये डी थीटा, और इसके बाद हमारे पास यानी इसको ये जो हमारे पास हमने एलिमेंट्स लिया है ये जो स्मॉल पोर्शन है इसका हमारे पास वॉल्यूम डेल्टा आर डेल्टा थीटा, और ये हमारे पास इसका रेडियस क्या होगा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा यानी इसका रेडियस है, और डेल्टा आर इसकी हमारे पास रेडियल एलिमेंट्स, डेल्टा थीटा इसकी विड्थ है, तो ये बनेगा डेल्टा वी इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा एंड डी आर। इसमें रेडियस के एलिमेंट्स हमारे पास R1 टू R2 है, यानी अगर क्योंकि इनर रेडियस है एक आउटर रेडियस है, इनर रेडियस यानी हमारे पास की जो इनर रेडियस है एक आउटर रेडियस, और इसके बाद जो क्योंकि हेमिस्फीयर है तो इसकी थीटा की लिमिट 0 to π/2, और फी के हमारे पास टोटल यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल कितना होगा, यानी ये 0 to 2π। तो जनाब इसमें पुट करेंगे z की जगह हम पुट करेंगे आर कॉस थीटा, और इस तरीके से रो क्योंकि कांस्टेंट है डेल्टा v की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, और 3 इंटीग्रल होंगे क्योंकि डेल्टा v है, एक हमारे पास डेल्टा r की कोरस्पोंड इंटीग्रल, एक डेल्टा फी की कोरस्पोंड, एक डेल्टा थीटा की कोरस्पोंड इंटीग्रल होगा। तो ये बनेगा 0 to 2π 0 to π/2 R1 to R2, और इस तरीके से नीचे भी हमारे पास क्योंकि m है मास को हम लिखेंगे डेंसिटी टू वॉल्यूम, तो डेंसिटी कांस्टेंट ये बाहर आएगा, और वॉल्यूम हमारे पास है आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी आर डी फी। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ये 3 इंटीग्रल, एक फ़ी वाले इंटीग्रल को जिसमें हमारे पास साइन थीटा है और डेल फी, इसको इंटीग्रेट करेंगे, जी तो बाहर आएगा कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर को इंटीग्रेट करें तो R3 ओवर यहाँ पे ओवर 3 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने लिखा है क्योंकि एक आर स्क्वायर ये है और एक हमारे पास डी आर, तो ये हमारे पास R3 ओवर 3 आ जाएगा। इस तरीके से जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास z की जगह हम पुट करेंगे, हाँ ये z की जगह आर कॉस थीटा भी पुट करेंगे, तो z की जगह आर कॉस थीटा भी यहाँ तक हमने सब्स्टिट्यूट नहीं किया, तो z की जगह आर कॉस थीटा लाजमी यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये R3, तो इसको फिर इंटीग्रेट करें तो R4 ओवर 4, यहाँ पे देखिए r पावर 4 और 4 अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करने के बाद π/2 इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, एक z इक्वल टू आर कॉस थीटा और साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, डी फी इसको सिंपल इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2π आ जाएगा, क्योंकि डी फी को आप इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 0 to 2π, यानी अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 to 2π इसकी लिमिट है, और डी फाई इस तरीके से यहाँ पे सिंपल 0 to 2π इंटू 5, और यहाँ पे रो के साथ कैंसिल, और साइन थीटा यहाँ पे आप साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होगा माइनस कॉस थीटा, और इसकी लिमिट 0 to π/2 पुट करेंगे ये वाली, यानी इसमें 3 इंटीग्रल है, इसको आपने एवेल्यूएट करना है, तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा जो कि सेंटर ऑफ मास है स्फेरिकल शेल का। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा
फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन ऑफ बेस डायमीटर 2a एंड हाइट h। ये हमारे पास जो बेस का डायमीटर है ये क्या है 2a है और इसकी हाइट है h। जी, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन हमारे पास इसके में हमारे पास फार्मूला होता है, क्योंकि अगेन मास किस एक्सेस के सिमेट्रिक है z एक्सेस, तो हम लिखेंगे z इंटू डेल्टा एम। z जो कि हमारे पास क्या है, हमने इसके स्फेरिकल थिन प्लेट्स बना लेने हैं इस तरीके से, जिसमें डेल्टा v इसके स्मॉल प्लेट्स का वॉल्यूम है और v जो इसका टोटल वॉल्यूम है, और ये स्मॉल प्लेट है इसका रेडियस क्या है r है। अब कि इसका टोटल जो हमारे पास कोन का रेडियस है वो कैपिटल R है। इस तरीके से यानी हमारे पास अगर कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द कोन हमारे पास है पाई r स्क्वायर h/3, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है, एंड h इज़ द हाइट, h हमारे पास इसकी हाइट है। तो वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ डेप्थ जी बिलो द एपेक्स इज डेल्टा वी इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा, यानी ये जो हमारे पास डेल्टा v है इसका रेडियस क्या है पाई r स्क्वायर और हाइट इसकी h यानी डेल्टा जी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसका क्या है डेल्टा जी, और डेल्टा m क्या होगा रो इंटू डेल्टा v होता है, मैथ होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारे पास ये मौजूद है, ये डेल्टा v यहाँ पे ये पुट करेंगे। किसका ये वॉल्यूम है, ये स्मॉल पोर्शन जो पैच का है। इस तरीके से हमारे पास ये बहुत सारे पैच बन सकते हैं, इधर भी पैच बन सकते हैं, इधर भी बन सकते हैं, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। जी, तो डेल्टा m इज इक्वल टू रो इंटू डेल्टा v, और डेल्टा v की वैल्यू ये आप यहाँ पे पुट करेंगे, ये आपके पास रो इंटू पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा है। दूसरी तरफ एक चीज़ यहाँ पे एक और है, वो मैं इधर ये मिटा दूँ, वो ये है कि z जो है इसकी यहाँ तक हाइट, यानी ये z पहली बात है कि आप इसमें एक रेशो ले लेंगे, यानी रेडियस की स्मॉल रेडियस, यानी इसका जो स्मॉल रेडियस ओवर इसका टोटल रेडियस, यानी इस होल कोन का रेडियस, यानी आपके पास होगा r ओवर r, यहाँ पे आप लिखेंगे r ओवर टोटल रेडियस कैपिटल R इज़ इक्वल टू इस ये जो हमने थिन प्लेट से निकाली है इसका इसकी हाइट z है, z ओवर इसकी टोटल हाइट कितनी है h, कोन की टोटल हाइट हमारे पास h है। तो यहाँ से आपके पास एक रेशो आ जाएगी z ओवर r इज इक्वल टू h ओवर r। जब आप डेल्टा z की वैल्यू फाइंड करेंगे डिफरेंशियल z, क्योंकि हमने इसको 0 टू h इंटीग्रेट करना है, तो डेल्टा इसका डेरिवेटिव लेंगे तो बनेगा h ओवर r इंटू डेल्टा r। जी, तो z इंटू डेल्टा m इंटू डेल्टा m, यहाँ से आप क्योंकि 0 टू r इंटीग्रेट करेंगे, इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे z की जगह हम कौन सी वैल्यू, z की जगह वैल्यू पुट करेंगे ये वाली है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा h r ओवर r, यानी यहाँ से ये z की वैल्यू पुट करेंगे, ये r उधर चले जाएगा तो ये बनेगा h r ओवर r। आगे डेल्टा m की वैल्यू हमारे पास रो इंटू डेल्टा v, रो की वैल्यू हमारे पास ये है रो इंटू पाई r स्क्वायर। आगे डेल्टा z की वैल्यू हमारे पास ये वाली है, ये वाली वैल्यू इधर पुट करेंगे, और इस तरीके से डेल्टा m, नीचे भी आपके पास मास इंटू वॉल्यूम डेंसिटी, तो डेंसिटी हमारे पास ये है, वॉल्यूम हमारे पास होता है पाई r स्क्वायर h ओवर 3, ये देखिए पाई r स्क्वायर h ओवर 3। तो आप इसको 0 टू r इंटीग्रेट करेंगे तो क्योंकि इसका टोटल रेडियस 0 टू r है, तो ये बनेगा 3h ओवर 4। अब ये हमारे पास दिस द सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड एट ए हाइट h माइनस 3, क्योंकि टोटल हाइट h है और ये हमारे पास 3h ओवर 4 फ्रॉम द अपेक्स। तो ये कहते हैं अबाउट द सेंटर ऑफ बेस ऑफ द कोन, तो बेस ऑफ द कोन से कितना होगा टोटल h में से अगर आप ये फाइंड करेंगे तो ये बनेगा h माइनस 3h ओवर 4 इज इक्वल टू h ओवर 4 अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास ऑफ द कोन आ जाएगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। इसमें आप थोड़ा बहुत इसमें ये देख लें कि उन्होंने 2a किया है, यानी इसका डायमीटर दिया है, तो आप लिखेंगे कि 2r इज़ इक्वल टू 2a हो जाएगा। तो इस केस में आप देखेंगे कि ये 2 से कैंसिल, जहाँ पे r होगा वहाँ पे आप क्या पुट कर सकते हैं a, यानी आप इस तरीके भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2a ना यूज़ करें बेस डायमीटर, आप इसको रेडियस की टर्म में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन 2 था। इसके बाद क्वेश्चन 3 है कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्मली सॉलिड कोन ऑफ ए बेस डायमीटर 2a, जो कि अभी हमने फाइंड किया है, एंड हाइट h एंड सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस a वेयर 2 बेस आर टचिंग। हमारे पास एक कोन है और एक तरह हेमिस्फीयर है, जो कि अभी हमने हेमिस्फीरिक शेल है जिसकी 2 बेस कहते हैं मिल रहे हैं, इस तरीके की पोजीशन 2 बेस मिल रही है। तो हमने इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो अभी हमने ऊपर जो क्वेश्चन किया है जिसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ द कोन क्या है, z इज इक्वल टू h ओवर 4, और ऊपर इसे 9.1 जो कि इसका हमारे पास
सेंटर ऑफ मास ऑफ द हेमिस्फीयर हमने फाइंड किया -3/8 इंटू ए आगे था, R2 इज इक्वल टू ए इसमें है, इसमें क्योंकि हमारे पास जो इसका सेकेंड इसका रेडियस क्या ए है, R1 इज इक्वल टू 0। तो Z1 यानी फर्स्ट जो हमारे पास सब्जेक्ट है, अगर दो बॉडीज़ हैं वो कनेक्टेड हैं तो इनका मास कैसे फाइंड करते हैं, सेंटर ऑफ मास, वो इस तरीके से फाइंड करेंगे M1 इंटू Z1 प्लस M2 इंटू Z2 प्लस M1/M2। अब हमारे पास M1 ये भी हम फाइंड करते हैं, क्योंकि M1 क्या होता है, डेंसिटी 1 यानी फर्स्ट मास की डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई इट्स वॉल्यूम, जो कि कौन है, कौन की डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई इट्स वॉल्यूम। और इस तरीके से Z2 जो हमारे पास सेकंड का जो हमने सेंटर ऑफ मास -3/8 था, क्योंकि अब हम -3/8 इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन है, तो डाउन इसका क्या होगा -3/8 है, और M2 इसका मास वो क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी अगर इसकी डेंसिटी ρ2 और इसका वॉल्यूम हमारे पास वैसे सफेरिकल पूरा सफेयर का अगर हम लेंगे 4/3 πa³ होता है, लेकिन अब हाफ है तो इसका 2/3 πa³ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे M1 की वैल्यूज़ और Z1 की वैल्यूज़ और इस तरह M2 की वैल्यू और Z2 की वैल्यू, Z1 भी आपके पास मौजूद है और M1 भी आपके पास मौजूद है। इस तरीके से ये M2 और O2, तो यहाँ से आप पुट करेंगे तो आपके पास सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू कनेक्टेड बॉडीज आ जाएगा M1। तो ये इसमें अगर ρ1 इज इक्वल टू, अगर दोनों की डेंसिटी सेम है तो आपके पास ρ1 इज इक्वल टू ρ2 बाहर आ जाएगा और नीचे वाले इस ρ1 इज इक्वल टू ρ2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास सेंटर ऑफ द मास ऑफ द टू बॉडीज़, जिसमें कौन है और एक सॉलिड हेमिस्फीयर है जो कि इन टच कर रहे हैं। इसमें हमने -3/8 है जो कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड किया है। इसमें R2 इज इक्वल टू ए आपने पुट करना है और R1 ये प्रीवियस क्वेश्चन के रिजल्ट में आपने ये वैल्यूज पुट करना है, क्योंकि इसका R1 ये पहले इनर रेडियस और आउटर रेडियस था। अब हमारे पास इनर और आउटर रेडियस इस केस में नहीं है। इनर रेडियस हमारे पास हमने R1 इज इक्वल टू 0 लेना है और R2 को जो कि आउटर रेडियस है वो हमने ए लेना है। ये तो ये आपके पास इन दो बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। इसमें आपने ये वाली एक्सप्रेशन पुट करनी है। इस तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म वायर है दैट सबटेंड एन आर्क ऑफ एंगल थीटा इफ़ द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क इज ए। तो जी ये सर्कुलर आर्क है, इसका हमने सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। जी ये हमारे पास गिवन डायग्राम है कि हमारे पास एंगल θ/2 इधर θ/2 0 to a इसका रेडियस है और ये सिमेट्रिक है अराउंड सम एक्सेस एक्स एक्सेस के लॉन्ग, यानी ये हमारा कौन सा एक्सेस है, एक्स एक्सेस। तो वाई के लॉन्ग तो वाई की बॉडी की डिस्ट्रीब्यूशन इसमें नहीं है, एक्स के लॉन्ग है। तो हम लिखेंगे वाई सिमेट्री, वाई सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। अगर सिग्मा इज इक्वल टू मास ओवर लेंथ, क्योंकि मास हमारे पास यहाँ से देखिए मास इज इक्वल टू सिग्मा इंटू लेंथ, लेंथ इसकी कितनी है θ/2 इसकी इधर है और θ/2 इसकी, तो थीटा हो जाएगा। तो ए आपको पता है एस इज ये लेंथ अगर आप फाइंड करेंगे तो क्या होगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा, एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। आर हमारे पास ए है और थीटा ये θ/2 और θ/2 कितना हो जाएगा, थीटा। तो एस इज इक्वल टू ए थीटा। तो इसकी लेंथ हमारे पास यानी अगर आप लेंथ इंटू ए, तो लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इंटू थीटा और सिग्मा हमारे पास की डेंसिटी है, तो एम इज इक्वल टू सिग्मा 2, यानी यहाँ से आप मास आपने फाइंड करना है। सेंटर ऑफ मास का फार्मूला हमारे पास होता है 1/m और x इंटू डी एम, यहाँ पर लिमिट होता है। लिमिट्स हमारे पास ये -θ/2 क्योंकि ये हमारे पास क्या है क्लॉक वाइज, ये क्लॉक और ये काउंटर क्लॉक वाइज, तो -θ/2 टू θ/2 इंटू एक्स इंटू डी एम, यहाँ पे 1/m माइनस थीटा और x हमारे पास x और डी एम हमारे पास ये होगा डी एम इज इक्वल टू, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा सिग्मा ए इंटू डी थीटा। जी मैस सिग्मा इंटू डी थीटा, एक्स क्या होगा, क्योंकि एक्स आपके पास क्या होगा, ये सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस, तो हमारे पास इसका काज कंपोनेंट होगा ये वाला डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि बनेगा ए काज ऑफ थीटा प्राइम। थीटा प्राइम हमारे पास θ/2 होगा। तो यहाँ पे जनाब आप वैल्यू पुट करेंगे -θ/2 टू +θ/2, एक्स की जगह पे cos थीटा प्राइम इंटू डी थीटा, बाकी जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर लिख लेंगे। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसमें आप पुट करेंगे और इस एक्स इज इक्वल टू cos थीटा, इस इंटीग्रल को आप सॉल्व करेंगे। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास sin θ/2 माइनस sin थीटा, ये आपके पास सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो मास है ऊपर अगर आप पुट करेंगे सिग्मा ए इंटू थीटा यहाँ पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 2a sin थीटा ओवर m। यहाँ से आपके पास अगर इसमें आप इंटीग्रल को एवेल्यूएट कर सकें, ये वाले इंटीग्रल को जस्ट
तो ये आपके पास x की जगह आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है। तो ये बहुत सिंपलेस्ट इंटीग्रल है, और जहाँ भी ऊपर सिग्मा a इंटू थीटा आएगा उसकी जगह आप m के लिखेंगे। तो नीचे जो m है इसकी जगह क्या पुट करेंगे, सिग्मा a इंटू थीटा। तो सिग्मा a इंटू थीटा, और ऊपर सिग्मा a और थीटा वाली जो टर्म है, ये सिग्मा a, ये कुछ टर्म इसमें कैंसिल हो जाएगी, तो नीचे थीटा रह जाएगा। तो इस तरीके से सेंटर ऑफ मास ऑफ द सर्कुलर आर्क आपके पास आ जाएगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा क्वेश्चन 7। कहते हैं कि ये 4, इसके बाद क्वेश्चन 7 कहते हैं मॉडल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल H2 एज शोन, जिसमें हमारे पास H हाइड्रोजन एटम इस तरीके से 52 एंगल पे होते हैं और ये ऑक्सीजन एटम है। तो कहते हैं इसके सेंटर ऑफ मास फाइंड करें। अगर ये एक्स एक्सेस के अलांग सिमेट्री है तो वाई एक्सेस के अलांग मूवमेंट ऑफ, क्योंकि मास की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो सेंटर ऑफ मास उसके अलांग नहीं होगा। इस तरीके से जी एक कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। अब हम मास को जस्ट लेते हैं कि मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम मास ऑफ हाइड्रोजन, और मास ऑफ हाइड्रोजन को हम m कह देते हैं और मास ऑफ ऑक्सीजन को 16 टाइम ऑफ m। तो सेंटर ऑफ मास को हम लिखते हैं सम ऑफ m, यानी 1/m mi इंटू xi हमारे पास इसका क्या होगा, ये cos कंपोनेंट, यानी x एक cos 45 ने cos 52, इसके दो कंपोनेंट हो गए ना, एक साइन कंपोनेंट और एक cos कंपोनेंट। तो cos कंपोनेंट यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है। तो क्योंकि हमारे पास दो मैसेज है, एक हाइड्रोजन का ये मैस, एक हाइड्रोजन का ये मैस, तो 2ma बनेगा, यानी 1 = 2 तक जाएगा, तो 2ma इंटू cos 52। और टोटल मैस हमारे पास कितना है, क्योंकि दो मैस ये हैं, दो हाइड्रोजन 2m और 16m ये है, तो देखिए 16m प्लस 2m इसके, तो ये हो जाएगा 18m टोटल हमारे पास। क्योंकि एक हाइड्रोजन के मैस को अगर हम m मान लेते हैं, ऑक्सीजन के हमारे पास 16 टाइम ऑफ m है, तो ये 16 प्लस 2m हाइड्रोजन की तो 18m हो जाएगा। और इसी तरीके से ma फर्स्ट हाइड्रोजन का मैस, क्योंकि ऑक्सीजन का मैस हमारे पास इसका क्या होगा, m1 इंटू x1 जो कि 0 होगा, ओरिजिन पे पड़ा है, तो ये 0, और दूसरे m1 इंटू ए cos थीटा, m इंटू ए cos थीटा, और इस तरीके से दूसरे के लिए ma इंटू cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2ma इंटू cos थीटा। थीटा हमारे पास 52 है, तो ये आपके पास सेंटर ऑफ मास ऑफ द ये वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा। जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था। अब ये एक है क्वेश्चन नंबर 9, कहता है कि आप एक प्रोजेक्टाइल है जिसको आप किसी एंगल 45 से प्रोजेक्ट कर रहे हैं विद सम काइनेटिक एनर्जी E0, और वो कहता है कि यह प्रोजेक्टाइल जो है हाईएस्ट पॉइंट पे जाके क्या हो जाता है, ट्रैजेक्टरी बेस की एक्सप्लोड हो जाता है विद एडिशनल एनर्जी E0 इंटू 2 फ्रैगमेंट। कहते हैं कि एक फ्रैगमेंट इसका डाउन आता है जिसको हमने m1 कहा है, वही 1 वेलोसिटी के साथ, और एक फ्रैगमेंट जो है वो दूसरा फ्रैगमेंट जो m2 है वो हमने क्या ना है vy, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। तो कहते हैं कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द सेगमेंट फ्रैगमेंट ऑफ m2, कि जो सेकंड फ्रैगमेंट है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, उसके कितना मैस होगा और कितनी यानी उसका वेलोसिटी होगी, डायरेक्शन क्या होगी। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ m1/m2 व्हेन m1 इज़ मैक्सिमम। जी, तो सबसे पहले हम यूँ देख लेते हैं कि जब बिफोर कूल एक्सप्लोजन हमारे पास जो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी थी, क्योंकि उस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के में हमारे पास यानी सारी की वेलोसिटी हमें हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी जो कि क्या होगी vy = v0 cos ऑफ थीटा, क्योंकि वहाँ पे बॉडी आ जाती है रेस्ट पे, तो vy = v0 ऑफ cos थीटा। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एट दैट पॉइंट होगी 1/2, क्योंकि दोनों मैस बिफोर कोलिजन क्या थे, कंबाइंड थे, m1 और m2, जब कोलिजन नहीं हुआ था तो v²y। अब अगर हम यहाँ पे पुटिंग अबव वैल्यू एंड एवेल्यूएटिंग फॉर थीटा एट 45, यहाँ से आप vy की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या बनेगा, v0 आपके पास आ जाएगा vy cos थीटा, और cos 45 पुट करेंगे तो v0 की वैल्यू यहाँ से फाइंड करके यहाँ पे पुट करेंगे, और cos थीटा की जगह 45, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। जी, वो कितनी आती है, वो आती है vy = v0/2, और v0 क्योंकि आप फाइंड कर सकते हैं v0 अगर आपके पास यानी जो प्रीवियस एक्सप्रेशन है, यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ से आप v0 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या बनेगा, ये 2E0 और ये m1/m2 डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा 2E0 ओवर m1/m2 इंटू v0, जो कि इसने ये लिखा है, ये 2E0 ओवर m1 प्लस m2 और √2 की जगह √2 ये v0 ऑफ y की वैल्यू फाइंड किया है। यहाँ पे फिर आप ये √2 को यूटिलाइज कर सकते हैं, ये इसको जब अंडर के अंदर लिखें तो ये बनेगा E0 ओवर m1 प्लस m2। जी, इनिशियल मोमेंटम हमारे पास m1 प्लस m2 इनिशियल मैस था,
यहाँ से। अब देखें कि एक्स कोऑर्डिनेट वेलोसिटी का जो एक्स कोऑर्डिनेट ज़ाहिर बात है वो 0 था, वाई कोऑर्डिनेट हमारे जो वी वाई कंपोनेंट इसका क्या था ये हमने अभी नहीं फाइंड किया क्योंकि उस टाइम वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी थी। अगर आप अपने डायग्राम को दोबारा ज़रा देख लें तो यहाँ देखें इस पॉइंट पे हमारे पास वाई कंपोनेंट नॉन ज़ीरो था, जी कंपोनेंट क्योंकि हमारे पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 थी, सिर्फ पार्टिकल इस डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा था जो कि वाई डायरेक्शन है। एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल की कोई वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ ये डायरेक्शन जो है हमने वाई डायरेक्शन ली है जी। तो फिर वाट इसका वेलोसिटी की बात कर रहे थे तो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में क्योंकि 0 थी उस वक्त, जी डायरेक्शन में भी 0 थी और वो हमारे पास वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी थी। तो पी आई इज इक्वल टू m1 प्लस m2 यानी इसका मैथ था इनटू वी वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो कि नॉन ज़ीरो, जो कि हमने ये लिख लिया। तो ये इनिशियल मोमेंटम था, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम यानी x के लॉन्ग भी 0, z के लॉन्ग भी 0, लेकिन y के लॉन्ग क्या है m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई दिस वेलोसिटी। और फाइनल मोमेंटम हम देख सकते हैं पी एफ इज इक्वल टू p1 प्लस p2 क्योंकि सेकंड 2 पार्टिकल बन गए हैं तो इसका मोमेंटम हमारे पास होगा p1 प्लस p2। p1 जिसमें आप देख रहे हैं कि m1 इसका मैस है और वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, आप देखिए इसमें m1 ये देखिए z डायरेक्शन में आ रहा है। इस डायरेक्शन में हमारे पास कौन सा है, z डायरेक्शन, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन v1। और ये देखें हमने v1 z डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी यहाँ पे लिखी है 0 0 एंड v1, इसमें भी 0 है, इस डायरेक्शन में भी 0 है, सिर्फ z के लॉन्ग मूव करे तो हमने भी। इस तरीके से p2 इज इक्वल टू m2 जो कि vx vy एंड vz। अब हम देखें vx के लॉन्ग हमारा पार्टिकल m2 मूव ही नहीं कर रहा तो इसके लॉन्ग में हमारा पास मोमेंटम क्या होगा 0, दिस मीन vx डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी 0 है। इस तरीके से py इज इक्वल टू m2 इंटू vy हम यहाँ से फाइंड कर चुके हैं E0 ओवर m1 प्लस m2। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे इसकी तो आपके पास y के लॉन्ग इसका मोमेंटम आ जाएगा Ey इंटू m1 प्लस m2 क्योंकि यहाँ से आप देखें y के लॉन्ग आप इनिशियल मोमेंटम भी देख सकते हैं m1 प्लस m2 इंटू इसकी वेलोसिटी इज इक्वल टू m2 इंटू vy। तो यहाँ से आप vy फाइंड कर लेंगे। इस तरीके से z के लॉन्ग m2 इंटू vz। तो क्योंकि बाद में हमारे पास पहले हमारे पास देखें m1 प्लस m2 इंटू 0, इनिशियल मोमेंटम 0 था, बाद का मोमेंटम क्या था m1 v1 प्लस m2 vz। देखिए यहाँ पे अगर डायग्राम से आप देख लें इसमें एक हमारे पास पार्टिकल जो कि m1 v1, दूसरा हमारे पास m2 n2 vz। तो ये होगा m1 प्लस m1 v1 प्लस m2 v, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हम यहाँ पे यूज़ करें। इनिशियल मोमेंटम शुड बी फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम पहले हमारे पास x के लॉन्ग क्या था 0 था, फाइनल मोमेंटम हमारे पास m1 वो भी 0 था यानी m2 vx, तो vx 0 था। इस तरीके से इनिशियल मोमेंटम y के लॉन्ग हमारे पास क्या था m1 प्लस m2 ये था m1 प्लस m2 इंटू E0 ओवर m1 प्लस m2 और इस तरीके से m2 इंटू vy। यहाँ से हमने vy की वैल्यू फाइंड की। इस तरीके से जो z के लॉन्ग मोमेंटम था दिस वेलोसिटी इंटू दिस मैस 0 और इस तरीके से m2 vz हो जाएगा और m1 v1, ये हमने z के लॉन्ग। तो z के लॉन्ग आप v1 इन टर्म ऑफ vz फाइंड करेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी इक्वेशन हमें देगी जी 1/2 m1 प्लस m2 इंटू वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास y के लॉन्ग थी जो कि ये है h का स्क्वायर v0 का स्क्वायर जो कि हमने इसका स्क्वायर ले लिया है, ये आप देखें इसमें प्लस कुछ सम इसकी एनर्जी थी E0, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। इसकी एडिशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 क्योंकि जो सेकंड पार्टिकल था वो कहता है vy के लॉन्ग भी मूव कर रहा है और vz के लॉन्ग भी मूव कर रहा है। अगर आप इस डायग्राम में देखिए vy के लॉन्ग और vz के लॉन्ग जी। तो फिर हमें यहाँ से अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे तो 3E0 इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 इंटू vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर। यहाँ तक हमारे पास v1 भी आ चुका है इस टर्म पे और यहाँ भी। तो अगर आप क्या करें इसमें थोड़ी बहुत सब्स्टिट्यूशन करें v1 इज इक्वल टू ये हमने फाइंड किया है और दूसरी तरफ हमारे पास vy ये गिवन है। तो ये कहता है v1 ट्रेवल डाउन विद स्पीड v1 और जो v2 है ट्रेवल, अगर मैं इसको इधर ले आऊँ m1 ट्रेवल स्ट्रेट डाउन विद स्पीड v1 और m2 ट्रेवल इन द yz प्लेन जी। तो हमें पता है कि v2 जो है वो yz प्लेन में मूव कर रहा है
तो इसमें v2 इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर प्लस वी जी स्क्वायर, क्योंकि दोनों प्लेन हैं तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये वाली बनेगी, और वी वाई हमने पहले फाइंड किया है। और इसके बाद अगर आप यहाँ पे इस इक्वेशन में, क्योंकि अभी हमें वहाँ पे वी वाई भी पता है क्या है ये, और वी जी भी पता है, ये देखें वी जी, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास ये कुछ एक्सप्रेशन इस तरीके से बन जाएगा। और थीटा इनवर्स, क्योंकि अगर आप एंगल यहाँ पे वो देखें, वो कहते हैं वी जी इज इक्वल टू दिस, यानी ये जो वी जी की वैल्यू है वो हमने कहाँ से फाइंड करनी है, क्योंकि वेलोसिटी अलोंग जी एक्सिस, ये हमारे पास, अगर मैं इसमें बैक जाऊँ यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, वी जी स्क्वायर मिल जाएगी, यहाँ से वी जी स्क्वायर। एक हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, ये वी वाई के लॉन्ग, ये वी वन है, तो और ये इक्वेशन हमारे पास एनर्जी वाली है। तो अब हम कहते हैं सब्स्टिट्यूटिंग फॉर वी वाई एंड वी वन, तो आप वी वाई के लिए भी पुट करेंगे, इसमें वी वाई की एक्सप्रेशन ये है, एंड वी वन जिसकी वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे आप वी वन की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, वी जी की वैल्यू, और फिर इन दोनों को हम यहाँ पे वी वाई की वैल्यू, ये वाली वैल्यूज़, और वी जी की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको वी टू की वैल्यू मिल जाएगी। जबकि वी जी की वैल्यू कौन सी आएगी, अगर आप वी वन की वैल्यू पीछे एक्सप्रेशन जब पुट करेंगे तो आपके पास वी जी की वैल्यूज़ ये आएगी, ये अगर आप देख लें। फिर यहाँ पे वी जी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास वी वन की वैल्यू, ये थोड़ी बहुत सब्स्टिट्यूशन आप लोगों ने इसमें कर देनी है, क्योंकि मैंने इसमें, और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी जी ओवर वी वाई, ये आपको पास इसकी डायरेक्शन भी बता देगा। और फिर वो कहता है कि वी वन ओवर वी टू, आपके पास दोनों वेलोसिटीज आ गए, वी वाई भी आ गया, वी जी का, दस m1 इज़ द लार्जेस्ट इट कैन बी व्हेन v1 इज इक्वल टू 0 एंड 2m2 इज इक्वल टू, हैंस द रेशो ऑफ दिस मासेस m1 ओवर m2 इज इक्वल टू 1/2, कि अगर वो 1/2 के रेशो से होगा तो इस केस में हमारे पास v1 0, अगर आप v1 को यहाँ से 0 की ऊपर पुट करेंगे, ये गिवन कंडीशन थी कि हमारे पास ये, तब अगर v1 को 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू m1 हो जाएगा ये वाली एक्सप्रेशन में, तो m1 ओवर m2 क्या हो जाएगी 1/2 की इक्वल। तो यहाँ तक आई थिंक कि हमारे ये लेक्चर में स्टॉप करता हूँ, क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगा, यहाँ तक आप इसमें ये न्यूमेरिकल कर लें।